जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका जन्म होता है गुजरात में, लेकिन वह मुंबई आकर पूरे शेयर मार्केट पर राज करता है। शेयर मार्केट पर राज इस तरीके से करता है कि उस समय वह जिस भी शेयर को हाथ लगाता था उसकी प्राइस आसमान छूने लगती थी। लोग लगातार उसको खरीदने के लिए उत्सुक रहते थे। इस शेयर मार्केट के जरिए उसने इतना पैसा कमाया कि उस समय की टॉप ब्रांडेड गाड़ियां, 1990 के समय की टॉप ब्रांडेड गाड़ियां उसके पास हुआ करती थी। लेकिन फिर कैसे एक महिला पत्रकार ने उस व्यक्ति के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से वह तुरंत ही कुछ ही समय में अर्श से फर्श पर आ गया। और फिर उसके बाद उसने कैसे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री का इस घोटाले में नाम जोड़ा। फिर वह धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और बात आगे बढ़ने के बाद उसको जेल हो गई। और यह फिर मामला बहुत ही हाईलाइट हुआ और हाईलाइट होने के बाद हाईलाइट ऐसा हुआ कि आज भी लोग इसके बारे में जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता के बारे में। हर्षद मेहता, जिसके ऊपर कई वेब सीरीज बन चुकी हैं और कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें से स्कैम 1992 बहुत ही फेमस हुई। उसके बाद एक मूवी बिग बुल नाम से भी फेमस हुई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने इसका किरदार निभाया था। और अच्छा, आपने स्कैम 1992 के बारे में मूवी अगर देखी हो तो ये डायलॉग जो है बहुत फेमस हुए थे कि रिस्क है तो इश्क है, और जब जेब में मनी होना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके के डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। तो चलिए हम इस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दरअसल इसका जन्म होता है 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात में इसका जन्म होता है। और फिर यह धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो इसकी फैमिली जो है वह मुंबई में आकर सेटल हो जाती है। मुंबई में सेटल होने के बाद यह बीकॉम वहां से करता है, लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम करता है। बीकॉम करने के बाद जब इसकी जिंदगी आगे बढ़ती है तो उसके बाद यह कुछ समय बाद दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नाम से एक कंपनी में काम करने लगता है। इसमें काम करने के बाद इसका रुझान जो है वो शेयर मार्केट की तरफ बढ़ता है। और शेयर मार्केट की तरफ इसका रुझान बढ़ने के बाद 1980 में एक ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम होता है हरिजीवन दास नेमीदास ब्रोकरेज फर्म, इसमें यह जॉब स्टार्ट कर देता है। इसमें एक व्यक्ति थे प्रसन्न प्रंजीवन दास, इनको यह अपना गुरु बनाता है। और गुरु बनाने के साथ इस व्यक्ति से यह बहुत सारी शेयर मार्केट की जानकारियां, शेयर मार्केट में क्या लूपहोल्स हैं, शेयर मार्केट के दांवपेच, सारा यह सीखने के बाद अच्छा, जो ये ब्रोकरेज फर्म है यह काम क्या करती थी तो इसको हम जान लें। अभी की जो ये कंपनियां हैं, जो ऐप है एंजल वन, ग्रो, इसमें आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है, जो कि इन ऐप के द्वारा हम इजीली ऑनलाइन खोल सकते हैं। लेकिन 1990 के समय में ऐसा नहीं था, कोई भी चीज डिजिटल नहीं थी। व्यक्तियों को शेयर खरीदने के लिए शेयर मार्केट, जहां पे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में जहां पे था, वहां पे जाके दलाल स्ट्रीट नाम से एक वहां पे गली हुआ करती थी, वहां पे जाके लोगों को ऐसी लाइन में लगकर सारे शेयर जो भी खरीदने हैं वो शेयर खरीदने होते थे। तो यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी उस समय पे, और इसी जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ब्रोकरेज फर्म हुआ करती थी, जिसमें यह 1980 से जॉब स्टार्ट करने लगा था। और इस एक्सपीरियंस को जब यह गेन कर लेता है उसके बाद यह खुद की एक ब्रोकरेज फर्म या कंपनी 1986 में स्टार्ट करता है, जिसका नाम होता है ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी को 1986 में शुरू करता है। और शुरू करने के साथ यह इस कंपनी में लोगों की एसेट या पूंजी को शेयर मार्केट में लगाता था और उनको उस पूंजी में लाभ दिलाकर उनको वापस करता था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो शेयर मार्केट में शेयर बेचे जाते हैं। शेयर बेचे जाते हैं किसके? किसी कंपनी के। मान लीजिए कोई कंपनी है, इसको बाजार से पूंजी या पैसों की जरूरत है ग्रो करने के लिए। तो यह पूंजी जुटाने के लिए या तो किसी बैंक से जाकर लोन ले ले, बैंक से लोन लेगा तो इसके लिए इसको अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा किसी कंपनी के लिए माध्यम होता है पूंजी जुटाने का, शेयर मार्केट से पूंजी जुटाना। शेयर मार्केट में पूंजी कैसे जुटाई जाती है? कोई भी कंपनी अपनी कंपनी की, मान लीजिए कुछ हिस्सेदारी, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी को उगाने हैं, तो 1 करोड़ शेयर अगर वह मार्केट में उतारती है तो 1 करोड़ हिस्से उसने अपनी कंपनी के कर दिए। 1 करोड़ शेयर उसने मार्केट में डाले और इस 1 करोड़ को मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, तो उस व्यक्ति की 1 करोड़ में से एक हिस्सा उस व्यक्ति का हो गया। अब इस कंपनी को भविष्य में लाभ होगा तो लाभ के तौर पर उसका हिस्सा उस व्यक्ति को शेयर के रूप में, डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। तो शेयर का मतलब होता है कंपनी में किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी। अब यह शेयर धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उस शेयर पर भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। अब यह जो शेयर है, शेयर की जो प्राइस है वह बढ़ती कैसे है? अब कोई भी जो शेयर है, अगर इसको खरीदने वाले लोग ज्यादा है तो शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती जाएगी। मान लीजिए इसको शेयर को खरीदने के लिए लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आज 10 लोग, कल 100 लोग, परसों 10,000 लोग खरीद रहे हैं, तो इस शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। अब यह तो ये शेयर मार्केट का यह रूल समझ चुका था कि किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए हमें शेयरों को
बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, और पूंजी जहां से वो ला रहा था वह एक जो तरीका था, वही तरीका घोटाले का कारण बनता है। उस समय पे क्या हुआ, इस तरीके से इसने एसीसी सीमेंट की प्राइस जो है वह 200 से लेके 9000 तक बढ़ा दी। 200 से लेकर किसी शेयर की प्राइस 9000 तक बढ़ गई थी उस समय। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया गया था। अब धीरे धीरे ऐसा सारी चीजें हो रही थी और हर्षद मेहता बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा था। इतना फेमस हो गया था यह कि उस समय मैगजीन्स के फ्रंट कवर पर इसकी फोटो छपने लगी। लगातार इसको बिग बुल नाम दिया जाने लगा, क्योंकि यह मार्केट को लगातार फैलाया जा रहा था, लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। अब उस समय जो अमिताभ बच्चन थे, वह जिस फिल्म में होते थे वह फिल्म बहुत ज्यादा मतलब बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती थी, बहुत ज्यादा हिट होती थी। इसी तरीके से इसको भी कहा जाने लगा कि यह भी स्टॉक मार्केट का बच्चन है, क्योंकि यह भी जिस शेयर को पकड़ता था, जिस शेयर को खरीदता था, वह भी लगातार हिट होता जाता था। तो इस वजह से इसको बच्चन ऑफ द स्टॉक मार्केट कहा जाने लगा था। इसके साथ साथ ये इतना ज्यादा पैसा कमा रहा था कि उस समय पे कई सारे अपार्टमेंट्स, टॉप ब्रांडेड गाड़ियां, जिसमें यह उस समय की लेक्सस LS 400 जो कि 1990 के समय में 45 या 50 लाख के समथिंग आया करती थी, जो कि आज के समय की रोल्स रॉयस अगर आप और मर्सिडीज जैसी कारें हैं उनसे इसकी तुलना कर सकते हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो ये लेक्सस LS 400 जो गाड़ी है वह भारत में लेने वाला पहला व्यक्ति था जिसने यह गाड़ी उस समय भारत में लॉन्च भी नहीं हुई थी और इसके पास वह गाड़ी आ गई थी। तो इसकी प्रसिद्धि का मामला आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इस चीज को एक महिला पत्रकार बड़े गौर से पूरा देख रही थी, पूरा नोटिस कर रही थी। तो वह महिला पत्रकार थी सुचेता दलाल, जिन्होंने इस पर शुरू से ही नजर बनाए रखी थी। वह देखती हैं कि यह जो है स्टॉक मार्केट को लगातार फैलाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह जो बढ़ा रहा है इसके पास पैसा आ कहां से रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। तो अब जो पैसा आ रहा है, इन्होंने वह इन्वेस्टिगेशन चालू की। इन्होंने देखा कि यह जो पैसा है वह ला रहा है बैंक से पैसा ला रहा है 14 या 15 दिन के ब्याज पर। लेकिन इनको पता चलता है कि जो बैंक है वह 15 दिन का तो कोई लोन देता ही नहीं है, तो यह किस तरीके से बैंक से पैसा ला रहा है। दरअसल यह जिस तरीके से पैसा ला रहा था वह बहुत बड़ा एक स्कैम था। कैसा स्कैम था, इस चीज को हम समझते हैं। जो बैंक होती हैं, मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, यह अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए इसको कैश जो है चाहिए होता है। अब कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास कैश जो है वह कम पड़ जाता है, तो कैश कम ना पड़े, कैश की जरूरत आपूर्ति बनी रहे, तो एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले लेता है। इस बैंक को जरूरत पड़ी तो इससे ले लिया, इस बैंक को जरूरत पड़ी तो इससे, इसको जरूरत पड़ी तो इससे। यह जो प्रक्रिया है वो 15 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होता था 15 दिन के लिए। यह बैंक आपस में कैश के फ्लो को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए करते थे। अच्छा, जो कैश है वह लिया जा रहा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसके बदले में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इस बैंक के पास रख दिया और इस बैंक ने कैश इस बैंक को दे दिया। जितना कैश दिया उतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस बैंक ने इसकी रख ली। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन होता क्या था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये बैंक वहां ले जा रहा है, फिर इसके बाद कभी इसको चाहिए कभी उसको चाहिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जगह ये लोग एक BR यानी बैंक रिसिप्ट का प्रयोग करने लगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जगह हम आपको एक रसीद देंगे और रसीद आप लीजिएगा, हमें कैश दे दीजिएगा। अच्छा, यह जो प्रक्रिया होती थी वह प्रक्रिया दो बैंक आपस में करते थे, एक ब्रोकर के माध्यम से। जो ब्रोकर होता था इन दोनों बैंकों को आपस में मिलाता था। एक बैंक से BR लिया, दूसरी बैंक के पास जाकर उसको जमा कर दिया, उस बैंक से कैश लिया और इस बैंक के पास दे दिया। और यह दोनों बैंक आपस में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से उतने कनेक्ट नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज के जरिए चीजें हुआ करती थी। तो उसने क्या किया, जो बैंक के जो BR बनाने के लिए जो कैश या इन दोनों को मर्ज करने के लिए ब्रोकरेज हुआ करते थे, उनसे सांठगांठ कर ली और बैंक से जो BR बनाते थे बैंक रिसिप्ट, उनसे सांठगांठ कर ली। अब यह क्या करता था कि एक बैंक से BR बनवाई, ठीक है, उसको लिया, दूसरे बैंक के पास गया और बैंक के पास जाकर उससे कहा कि यह हम BR है इस बैंक का और हमें यह कैश दे दीजिए, मान लो। और यह मान लो 50 करोड़ का BR ले गया वो और उसने दे दिया, तो 50 करोड़ रुपए हर्षद मेहता के पास आ गए। अब जो मैंने कहा था ना कि जो मनी ला रहा है स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए, ये कहां से ला रहा है, BR के जरिए जो बैंक आपस में लेन देन करते थे उसके जरिए कैश ला रहा था। अब वो कैश लाता था और कैश लाने के साथ जो शेयर प्राइस है उसको खरीदने में और स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में उसका प्रयोग करता था। अब मान लीजिए उसने शेयर खरीदे, शेयर खरीदने के बाद 15 दिन में उसकी जितनी वैल्यू बढ़ गई, अब क्योंकि वह उस समय तक इतना फेमस हो गया था
कि उसके नाम से लोग शेयर खरीदते थे। तो वह शेयर मार्केट को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा था और पहले शेयर सस्ते में खरीद के उसको महंगे में बेचकर जितना भी लाभ हुआ, उसके बाद जो उसका जो बैंक का जो पैसा है, वह बैंक का पैसा वह लौटा के जितना भी उसका लाभ हुआ, वह इस तरीके से लाभ लगातार कमाया जा रहा था। तो एक तरीके से यह धोखाधड़ी है। कैसी धोखाधड़ी है कि बैंकों को आप धोखे में रखकर उनके पैसे को मतलब खुद के यूज के लिए ले रहे हैं। तो यह सारी चीजें सुचिता दलाल जो पत्रकार हैं उन्होंने पकड़ ली। जब उन्होंने यह चीज पकड़ी तो उसके बाद उन्होंने इस स्कैम के खिलाफ आर्टिकल छाप दिया। यह आर्टिकल उस समय जनता के बीच पहुंचे तो जनता अचानक से शौक में आ गई। अब यह प्रॉफिट के वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब यह खबर बाहर फैली तो लोगों में पैनिक हो गया। लोग समझे कि हमारा पैसा है जो है वो गलत जगह इन्वेस्ट हो गया है। लोगों ने लगातार अपना जो स्टॉक मार्केट से शेयर है उस शेयर को बेचकर अपना पैसा निकालना चालू कर दिया। जैसे ही पैसा निकालना चालू किया, शेयर मार्केट लगातार नीचे गिरता गया। इसको देख सकते हैं कि यह शेयर उस समय 1992 के टाइम से बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही यह मामला सामने आया तो उसके बाद शेयर कितनी तेजी से नीचे गिरता गया। जब यह शेयर मार्केट नीचे गिरा, शेयर लगातार क्रैश हो गए, तो जो हर्षद मेहता है उसके शेयर भी डूबने लगे, वह भी घाटे में जाने लगा। तो कई जगह से उन्होंने जो बीआर के जरिए उस समय कैश लिया हुआ था वह वापस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से बैंकों को इस बारे में जानकारी लगने लगी। अब बैंकों को जानकारी लगने लगी तो बैंक इस पर प्रेशर डालने लगे, और यह सब होने के बाद इस पर 72 केसेस, क्रिमिनल केसेस उस समय दर्ज हुए और 600 प्लस ज्यादा सिविल केसेस पर दर्ज हुए। यह जो मामले हैं इसके खिलाफ दर्ज होने के बाद इसको हिरासत में रखा गया। हिरासत में रखने के बाद उस समय के फेमस वकील राम जेठमलानी को यह अपने वकील के रूप में हायर किए हुए था। जब यह जेल से जमानत पर बाहर आया तो इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक चीज उजागर की। उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी मैंने इन पैसों में से रिश्वत के तौर पे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। जब यह बात राम जेठमलानी के साथ इसने उजागर की तो उस समय यह बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अब क्या होता है कि धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, इसको फिर से जेल में डाल दिया जाता है और इसके बाद इस पर जो केसेस हैं वो लगातार चल रहे थे। केसेस चलने के साथ जो राम जेठमलानी है इसका पक्ष लगातार कोर्ट में रख रहे थे और बता रहे थे कि हमारे क्लाइंट ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया है जो गलत हो। उसने शेयर मार्केट में शेयर खरीदे, शेयर खरीदना कोई इलीगल काम तो है नहीं, तो वह जितने शेयर खरीद सकता था तो उसने खरीदे। अब बात है वो पैसे कहाँ से लाया, तो यह जो बीआर का मामला था यह तो पहले से ही चल रहा था मामला कि बैंक जो है ब्रोकर के जरिए बीआर से दूसरे बैंक से कैश लिया करते थे, तो यह तो पहले से ही चल रहा था। तो उन्होंने इस तरीके से जो अपने आर्ग्यूमेंट है वह कोर्ट के सामने रखे। अब जो इसके ऊपर जो केस लगे हुए थे उन केसेस में जो इसका पक्ष है राम जेठमलानी अच्छे से रख रहे थे, तो उन केसेस में जो सारे केसेस हैं वह सारे केसों से लगातार बरी होता गया और लास्ट में जाके इसके खिलाफ सिर्फ 2, 3 या 4 केसेस जो बचते हैं। जो केसेस बचते हैं वह मेन केसेस यही हैं कि बैंक से इसने फ्रॉड किया था, जो पैसे लिया करता था वह बैंकों ने धोखाधड़ी का मामला इस पर बनता है, क्योंकि इसने बैंकों को वो पैसे नहीं दिए थे, खुद के यूज के लिए वह पैसे लगातार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। यह मामला जब आगे बढ़ता है तो इसमें लास्ट में यह 3 या लगभग 4 केसों में इसको गिल्टी प्रूफ किया जाता है और इन केसेस के जरिए इसको धोखाधड़ी के मामले में आरोपी साबित किया जाता है और इसको जेल हो जाती है। अब जेल उस समय इसको जो सजा होती है वह 5 साल की जेल के रूप में इसको सजा और 25,000 रुपए जुर्माने के रूप में इसको भरने पड़ते हैं। यह बताया जाता है कि पुणे जेल में इसको हार्ट अटैक की समस्या बताई गई और फिर उसके बाद यह हॉस्पिटल में जाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 31 दिसंबर 2001 को इसकी जेल में ही मौत हो जाती है। यह पूरा स्कैम 4,000 करोड़ रुपए का था। अब जो सुचेता दलाल हैं जिन्होंने यह पूरा घोटाला उजागर किया था, इसका पर्दाफाश किया था, उनको पद्मश्री, राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अच्छा, इस घोटाले से हमारी जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा और जो चीज़ें हैं उसने शेयर मार्केट में सुधारी। उनमें से जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई ताकि वह स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर पाए। उसके बाद जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी भी शुरुआत की गई। उसके बाद डीमैट अकाउंट भी स्टार्ट कर दिए गए, क्योंकि पहले जो शेयर खरीदने की प्रक्रिया थी वह बड़ी जटिल थी, तो उसको ऑनलाइन कर दिया गया। मार्केट जो है उसको डिजिटलाइजेशन
उसका पूरा किया गया और डीमेट अकाउंट बना दिया गया, जिसमें आपके जो शेयर हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपके डीमेट में ही खरीदे जाएंगे। तो यह सारी जो चीज़ें हैं, यह सारे जो सुधार हैं वह सरकार द्वारा किए गए। इसके साथ साथ आरबीआई का जो बैंकों पर रेगुलेशन है उसको भी बढ़ा दिया गया। तो ये सारे जो अपडेट हैं या जो सारे सुधार हैं वह स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में किए गए। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।